मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था। आज उसके आगे से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो जहाँ तक हमें पता है कि आपको पता होगा, फिर भी चलो बता देते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। हालांकि पूरा डिफिनेशन अगर देखें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी मतलब जो लिक्विड अवस्था में हो। संयोजी का मतलब क्या होता है? संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला। एक चीज से दूसरी चीज को, मतलब एक अस्थि से दूसरी अस्थि को, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का जो काम करता है वो रक्त करता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो यहीं पर एक ऑप्शन और है, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है? जैसे रक्त तरल संयोजी ऊतक है, हमारी बॉडी में कहीं भी घाव लगता है। पहले रक्त के बारे में समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कहीं घाव लगता है तो सबसे पहले वहीं पर रक्त निकलता है। अब जैसे घाव से रक्त जहाँ बहता है तो वहीं पे थोड़ी देर बाद घाव रक्त जम जाता है और उस घाव को बंद कर देता है। तो ये काम हुआ संयोजी ऊतक का। मतलब संयोजिक मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, उस चीज को जोड़ देता है। लेकिन अगर उपकला ऊतक की बात करें तो उपकला ऊतक जो होता है, जैसे हमारा जो हाथ हुआ, हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, हमारी जो जीभ है, हमारे जो अंदर जीभ के अगल बगल के जो हिस्से हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उनमें जलन नहीं होता, लेकिन जब वो अंदर से कभी कट जाते हैं तब जब भोजन करते हैं तो जलन होता है। इसका मतलब क्या है कि उन पर भी एक ऊतक का कवर है, जिसकी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो इतना मतलब ज़्यादा नमक मसाला हमारे शरीर में जाता है, फिर भी उनसे जलन नहीं होता। लेकिन जब उनमें घाव होता है तब जलन होता है। तो ये जो उपकला ऊतक होता है ना, ये उन्हीं के ऊपर चिपका रहता है, हमारी जीभ के ऊपर, हमारे अंदरूनी हिस्सों के, जहाँ से जो आंत के अंदरूनी हिस्से हैं, अमाशय में अंदरूनी हिस्से, तो उन पर जो ऊतक होता है वो उपकला ऊतक होता है। यह काम क्या करता है? रक्षा करता है उनका घाव से। और जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर ए है, आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं बनती हैं? इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ध्यान से देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन है यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्लीहा। और आंसर है इसका बी। बी मतलब दीर्घ अस्थि में जो लसिका कोशिकाएं बनती हैं वो दीर्घ अस्थि। अस्थि मीन्स होता है हड्डी। हड्डी मतलब आप हड्डी तो जानते ही होंगे। तो जो दीर्घ बड़ी हड्डी होती है उनमें बनती हैं। तो यकृत की बात है यहाँ पर। पहले तो आंसर आप जान लीजिए, ये जो लसिका कोशिकाएं बनती हैं मानव शरीर में वो दीर्घ अस्थि में बनती हैं। अस्थि में हड्डी। और दूसरी बात, ये जो यकृत होता है मानव शरीर के, अगर देखा जाए तो दाएं तरफ होता है। अगर शरीर बनाया जाए छोटा सा, अगर ये देखो मानव बॉडी अगर हम बनाएं ऐसे, तो ये ऐसे, तो ये मुंह से इधर आएगा, छोटी आंत यहाँ पर ऐसे 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 चली जाएगी। तो जो यकृत होता है वो इधर ऐसे होता है। अगर यकृत का वास्तव यकृत देखो तो आप ऐसे देखे होंगे, ये यकृत है। तो यकृत है ये। दूसरा दीर्घस्थ हो गया। तीसरा अग्नाशय। अग्नाशय होता है हमारा जो अमाशय होता है। हमारा जो अमाशय होता है, एक मिनट, ये जो हमारा अमाशय होता है, ऐसे अमाशय का आकृति यू आकार का होता है, ऐसे फिर छोटी आंत शुरू होती है, इन्हीं के बीच में एक पत्ती जैसी संरचना का अग्नाशय निकला रहता है। अग्नाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, आप सुने होंगे, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगान हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगान हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। काम क्या होता है इनका? ये काम होता है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है, जैसे हम जब भोजन कर लेते हैं तो अचानक से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा रक्त हृदय को पंप करने में दिक्कत होती है। तो हृदय आदेश देता है अग्नाशय को, हमारा दिमाग अग्नाशय को आदेश देता है कि इंसुलिन हार्मोन स्राव करो और वहां से जो रक्त से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे अलग करो, क्योंकि रक्त गाढ़ा हो गया। तो मतलब समझो आप कि गाढ़े रक्त को पतला बनाने के लिए जो हार्मोन यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, वो होता है इंसुलिन हार्मोन। और कभी कभी क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो रक्त बहुत पतला हो जाता है।
तो रक्त को गाढ़ा करने के लिए जो हार्मोन शुरू किया जाता है वो ग्लूकेगान। तो आप यहाँ केवल इतना याद रखिएगा कि अग्नाशय का काम क्या है, कि अग्नाशय से दो हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगान। यकृत, यकृत हमारे शरीर में बाएं तरफ पाई जाती है, दाहिने तरफ। और तीसरा है यहाँ पर एक और है प्लीहा। प्लीहा ये अग्नाशय के ऊपर मिलता है। अब प्लीहा में जो होता है, ऐसी आकृति होती है प्लीहा में। प्लीहा को हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रक्त बन शरीर में जो ज़्यादा खून बन जाता है वो प्लीहा में आके स्टोर होता है। दूसरी बात, प्लीहा को हमारे शरीर का कब्रगाह भी कहा जाता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल का कब्रगाह भी कहा जाता है, क्योंकि जो रक्त कोशिकाएं मरती हैं वो प्लीहा में स्टोर हो जाती हैं। तो प्लीहा, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है प्लीहा में। प्लीहा को हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि जो ज़रूरत से ज़्यादा खून बनता है वो प्लीहा में इकट्ठा होता है। दूसरा, जो खून मरने, आप सुने होंगे कि रक्त का जीवन काल 120 दिन होता है, 90 से 120 दिन। मतलब क्या है कि लाल रुधिर कणिकाएं 90 से 120 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो मरने के बाद कहाँ जाएंगी वो? तो वो जाके प्लीहा में स्टोर होती हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि जब स्टोर होती है तो निकलती कैसे है? क्या वो जिंदगी भर स्टोर होती रहेंगी तो कभी तो भर जाएगा वो? तो ध्यान रखिएगा, आपके शरीर में जो मृत कोशिकाएं बाहर आती हैं उनमें इनका बड़ा योगदान होता है। जैसे आपके हाथ में नाखून है, नाखून मृत कोशिकाओं का बना हुआ है। हाथ का नाखून ये मृत कोशिकाओं का बना हुआ है। और आपके जो बाल हैं ये भी मृत कोशिकाएं हैं जो क्रिएटिन प्रोटीन से बने होते हैं। और नाखून भी क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, क्रिएटिन प्रोटीन, इनसे बनता है ये। तो यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शन हमने डिस्कशन कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको यहाँ याद रहना चाहिए कि यहाँ पर मानव शरीर में कि किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो ये दीर्घअस्थि में लसिका ग्रंथियां भी होती हैं। आप जानते हो हमारे शरीर में जो जोड़ होते हैं, जैसे ये बनाए हम शरीर, एक मिनट देखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये शरीर बनाएं, ये हाथ वाला पार्ट, ये शरीर वाला पार्ट शुरू होता है। इधर से देखें, अगर ये हाथ वाला पार्ट, ये इधर से शरीर वाला पार्ट। तो यहाँ पर कभी कभी हमें गांठ हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है, हमारे शरीर के जोड़ों के पास गांठ हो जाती है, जिसे हम गिल्टी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, लसिका ग्रंथियाँ जो हैं कभी कभी फूल जाती हैं, सूज जाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि गांठ पड़ गई है। तो ये दीर्घ अस्थि से निकलती हैं क्या, लसिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंसुलिन हार्मोन क्या है? इंसुलिन हार्मोन क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड, वसीय अम्ल, पेप्टाइड, स्टेरॉल। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, इंसुलिन हार्मोन, एक मिनट, इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड है। पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या होता है कि छोटे छोटे अमीनो अम्ल होते हैं। ध्यान सुनिएगा, अमीनो अम्ल होते हैं, और अमीनो अम्ल जो हैं मिलकर प्रोटीन की एक संरचना बनाते हैं। और वही जो है, मतलब पेप्टाइड ही प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते, कहने का मतलब ये है। और इंसुलिन हार्मोन क्या है, पेप्टाइड। अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन पे हमने इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ा था कि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज घुल जाता है भोजन करने के बाद, उसको वो निकालता है, निकाल के कहीं स्टोर करता है। इसको आप याद रखिएगा। बाकी ग्लाइकोलिपिड, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल तो आप समझते हो कि वसा में जो अम्ल होता है, वसी, जैसे आप वसा युक्त कोई भोजन करो, जैसे आप घी खा लिए, आप दूध खाओ, उसमें भी वसा होता है, आप मांस खा रहे हो उसमें वसा होता है। तो वो जो अम्ल उसमें जो पाए जाते हैं उसे वसीय अम्ल कहते हैं। स्टेरॉल, इधर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल यहाँ पर पेप्टाइड आप याद रखिएगा। पेप्टाइड एक इंसुलिन जो हार्मोन है एक प्रकार का पेप्टाइड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में सहायक है? मतलब कि स्कर्वी रोग के इलाज में, स्कर्वी आप जानते हो, दांतों में मसूड़ों में पानी आने लगता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़ों में पानी आने लगता है स्कर्वी रोग में। तो स्कर्वी रोग के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, आंवला। एक चीज़ याद है, आप पढ़े होंगे कि विटामिन सी, अब ऑप्शन भी सी है, देख लीजिए, विटामिन सी अधिकतर उन्हीं चीज़ों में मिलता है जो खट्टे होते हैं स्वाद में, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी मिलता है। तो आंवला स्वाद में खट्टा होता है, इनमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए आंवला सबसे उपयोगी है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में परीक्षण नहीं परिरक्षण मतलब खाने वाली चीजों के रक्षण में कैसे मदद करता है। प्रशीतन में तो होता है ठंडी चीज, ठंडा करना। किसी चीज को आप प्रशीतन कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो ठंडा करके आप खाने वाली चीजों को कैसे रक्षा कर सकते हो उनका। तो ऑप्शन है, ध्यान से देखिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जीवाणुओं को मारकर, दूसरा ऑप्शन है जैव रासायनिक अपक्रियाओं के दर को कम करके, तीसरा ऑप्शन है एंजाइम की क्रिया को नष्ट करके, चौथा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों को से बर्फ से ढक करके। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी देखिए क्या है, जैव रासायनिक अपक्रिया को कम करके। सिंपल सी बात समझिए, आप जब गर्मियों में खाना आप रात को रखते सुबह खराब हो जाता है, रात का खाना सुबह खराब हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ फ्रीज होता है, वो लोग फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में रखते हैं तो वो खाना सुबह तक सही रहता है। अब ऐसा क्या हुआ कि रात में खाना खराब हुआ। दरअसल जब आप खुले में खाना रखते हो ना, तो रात में गर्मी की वजह से कमरे का तापमान लगभग 30-35 के डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और जो जीवाणुओं की कार्य करने की क्षमता होती है ना, इसी तापमान पे सर्वाधिक होती है, 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब आप ऐसे खाना रख दोगे ना, तो उनमें जो छोटे छोटे जीवाणु पनप जाते हैं, वो खाने वाली चीज़ों से अपक्रिया करके उन्हें खराब कर देते हैं। लेकिन जब आप उसे फ्रीज में रख दो, उस खाने को आप फ्रीज में जब रख दोगे, तो फ्रीज में तापमान बहुत कम होता है, 1 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये जीवाणु यहाँ अपक्रिया नहीं कर पाते, जीवाणुओं की क्रिया यहाँ रुक जाती है, अतः यहाँ पर वो प्रजनन नहीं कर पाते, अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते, अतः वो खाने वाली चीज़ को खराब नहीं कर पाते। एक चीज़ यहाँ और है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये चीज़ मनुष्यों पर भी लागू होती है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। कि मनुष्य, जो गर्म क्षेत्र में मनुष्य होते हैं, वो उनमें प्रजनन के गुण जल्दी आ जाते हैं, मतलब वो बच्चे पैदा करने लायक जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, उनमें प्रजनन के गुण बहुत बाद में आते हैं, अतः उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता बहुत बाद में आती है। आप जैसे रूस को ले लो, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन रूस में जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि रूस बहुत ठंडा क्षेत्र है, वहाँ तो गर्मी पड़ती ही नहीं, एकदम ठंडा है। तो वहाँ पर जो लोगों में प्रजनन की क्षमता आती है, वो 22-23 साल के बाद आती है। हमारे यहाँ भारत में अगर देखा जाए तो 12 से 13 साल की उम्र में प्रजनन करने की क्षमता आ जाती है, मतलब कि लड़के लड़कियाँ 12 से 15 साल की उम्र में माँ बाप बन सकते हैं। लेकिन वही रूस में जाओ तो लगभग 20 से 22 साल की उम्र में वो माँ बाप बन सकते हैं। अतः उस क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है, इसीलिए रूस में जो महिलाएं ज़्यादा बच्चा पैदा करती हैं, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। हालांकि ये इससे टॉपिक नहीं था, फिर भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, निम्न में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, मतलब कौन सा इसमें तना नहीं है। तना नहीं होगा तो क्या होगा, जड़ होगा। ऑप्शन है प्याज का बल्ब, अरवी, शकरकंद, आलू। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी शकरकंद। शकरकंद जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है, शकरकंद क्या है, जड़ है। दरअसल कुछ जड़ें भोजन ज्यादा इकट्ठा करने की वजह से उनका आकार बदल जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन सुनने से, निम्न क्वेश्चन आप समझ लीजिए, निम्न में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, मतलब तना नहीं है, वो जड़ है। अब आप समझिए कि ये लोग मोटे क्यों हो जाते हैं। दरअसल ये लोग भोजन ज़्यादा ही, जैसे आप मनुष्य को ले लो, जो मनुष्य ज़्यादा खाना खाता है, उसकी आकृति धीरे धीरे बदल जाती है, ये पेट थोड़ा सा मोटा हो जाता है, अजीब आकृति के हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भोजन ज़्यादा इकट्ठा करेंगे उनकी आकृति बदल जाएगी। वैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं तो उनकी आकृति बदल जाती है। तो शकरकंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है, ये जड़ है। बाकी प्याज का वल्व, मतलब जो प्याज के छिलके होते हैं वो जब आप प्याज निकालते हो, और अरवी और आलू ये सब तना है, बाकी शकरकंद जड़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्न में से किस का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का भी होता है और हार्मोन का भी निर्माण होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के अंगों में से कौन हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। मनुष्य के जो भी अंग है, आँख, हृदय, मस्तिष्क
और अगला ऑप्शन है फेफड़ा। इनमें से कह रहा है कौन सर्वाधिक प्रभावित होता है हानिकारक विकिरण से। जो हानिकारक किरणें आती हैं रेडियो, जो मोबाइल से निकलती हैं, टीवी से निकलती हैं और बहुत सारी चीज़ों से निकलती हैं, उनमें से इनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन ए, आँख ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इनका सबसे ज़्यादा, रेडियो विकिरणों का सबसे ज़्यादा प्रभाव आँख पर पड़ता है। बाकी हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े पे इनका कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन आँख पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एड्स होता है, एड्स किससे होता है। यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है एड्स किससे होता है। आप तो नाम सुने होंगे HIV, HIV। तो एड्स किससे होता है, जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, या फिर यहाँ गलती लिख दिया गया विशाल, यहाँ वायरस लिखना चाहिए था, वायरस से, वायरस से, या फिर विषाणु बोल सकते हो हिंदी में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एड्स जो है वायरस से होता है। एड्स जो है वायरस से होता है, वायरस। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होता, तो अब यार ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ पर वायरस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनोसीमिया, एनोसीमिया क्या है, एनोसीमिया क्या है। स्वाद संवेदन कमी को एनोसीमिया कहते हैं, घ्राण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहते हैं, स्पर्श संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहते हैं, उष्मा संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहते हैं। इसका मतलब समझिए, स्वाद संवेदना मतलब आप भोजन कर रहे हो, आपको स्वाद नहीं आ रहा है। संवेदना मतलब वो चीज़ों की, जो चीज़ आप उससे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, संवेदन नहीं हो रहा है, तो उसे स्वाद संवेदना कहते हैं। घ्राण संवेदना मतलब आप कोई चीज़ सूंघ रहे हो, आपको उसका गंध नहीं मिल रहा है। स्पर्श संवेदना मतलब आपके शरीर पर कोई जंतु रेंग रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, या फिर आपको कोई टच कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। उष्मा संवेदना मतलब कोई गर्म चीज़ आप छुए हो, आपको पता नहीं चल रहा है। तो कौन सा संवेदन की कमी है, किसकी कमी को एनोसीमिया रोग कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, घ्राण संवेदना, घ्राण संवेदना क्या है, किसी चीज़ की गंध को, किसी चीज़ की सुगंध को आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो ऐसे रोग को एनोसीमिया कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, घ्राण संवेदना की कमी को। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों को खाने वाली कीट भक्षी मछली, पीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मच्छरों को खाने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है। हिल्सा, लेबियो, गैम्बूसिया, मिस्टस। इसका आंसर है गैम्बूसिया। अभी आप समाचारों में कुछ समय पहले सुने होंगे कि गोरखपुर से बड़ी मात्रा में गैम्बूसिया मछली मंगाई गई थी। दरअसल गोरखपुर के और अगल बगल वाले इलाकों में बड़ी मात्रा में मच्छर पनप रहे थे और वहाँ पर मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा था। तो इनको रोकने के लिए गैम्बूसिया मछलियाँ मंगाई गई। गैम्बूसिया मछलियाँ आकार में बहुत छोटी होती हैं और ये क्या करती हैं, मच्छर को और उनके लार्वा को खाती हैं। गैम्बूसिया मछलियाँ आकार में छोटी होती हैं, ये मच्छर को और उनके लार्वा को खाती हैं। तो आप याद रखिएगा, पीसीएस का भी क्वेश्चन है, ये लार्वा को और मच्छर को दोनों खाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रोथ्रॉम्बिन क्या है। प्रोथ्रॉम्बिन आपको पता होगा का संबंध किससे है। उत्सर्जन से, किसी चीज, उत्सर्जन मतलब, पहले ऑप्शन देख लीजिए, उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, प्रजनन से, वृद्धि से। उत्सर्जन मतलब किसी चीज को जन्म देना, किसी चीज को बाहर करना। जैसे आपने भोजन किया, भोजन जब पच गया तो पच गया, जो नहीं पच पाया, जो बचा है, उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, किसी चीज को बनाना उत्सर्जन, बाहर निकालना उत्सर्जन है। रक्त जमाव मतलब जैसे आपके शरीर में घाव लग गया, थोड़ी देर में वहां रक्त जम गया, गाढ़ा द्रव जम गया, उसे रक्त जमाव कहते हैं। प्रजनन मतलब कि किसी नई चीज को जन्म देना, जैसे माँ बाप मिलकर बच्चों का जन्म देते हैं, तो माँ के गर्भ में जो बच्चा जन्म लेता है उसे प्रजनन कहते हैं, किसी नई चीज, किसी नई पीढ़ी को जन्म देना। वृद्धि मतलब बढ़ना। तो प्रोथ्रॉम्बिन का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। प्रोथ्रॉम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। रक्त जमाव, दरअसल जब हमारे शरीर में कहीं कट लगता है, तो वहाँ पर जब रक्त निकलता है, तो रक्त के साथ एक प्रकार का प्रोटीन निकलता है, उस प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रॉम्बिन। ये प्रोथ्रॉम्बिन इस कटे हुए जगह पर एक जाल नुमा संरचना ऐसे बनाता है, ऐसे ऐसे से जाल नुमा संरचना बनाते हैं। अब इस जाल में आकर रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं और धीरे धीरे ये गाढ़ा द्रव बन जाता है और वो स्थान जम जाता है और वहाँ से रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा, प्रोथ्रॉम्बिन का संबंध रक्त के जमाव से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीएमडी, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, मतलब
किसकी पहचान के लिए, किस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है डेंगू, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है ऑस्टियोपोरोसिस, एक ऑप्शन और है दिख नहीं रहा है, ऑप्शन डी है एड्स। ऑप्शन देख लेते हैं, सी सही है। आप यहाँ देखिए, ऑप्शन ए था डेंगू, ऑप्शन बी था मलेरिया, ऑप्शन सी था ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी था डेट्स। तो ऑप्शन सी सही है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग के इलाज के लिए या फिर उसकी जानकारी के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या होता है। दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डियों में होता है। हड्डियों में जब हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी होती है तो हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, मतलब पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर हम अपने ऊपर कोई भारी वस्तु, अपने सर पर कोई भारी चीज़ उठा लें तो हड्डियों पे दाब बढ़ जाएगा, तो हमारी हड्डियां खट खट करके टूट जाएंगी। तो यह जो टूटने की क्रिया है, ये कौन सा रोग है? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके परीक्षण के लिए जो परीक्षण किया जाता है वही परीक्षण है बीएमडी परीक्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? पीसीएस का क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन धान में सर्वाधिक क्या होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आप इसको याद रखिएगा, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन धान एक जैविक धान है, मतलब इसको जैविक मॉडिफाइड किया गया है, इसलिए इसमें विटामिन ए का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवरिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हुगो डिवरिज इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन है कि इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है जाति उद्भव का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो जाति उद्भव मतलब नई जातियों का विकास, विनिमय मतलब आगे बढ़ना, तीसरा है प्राकृतिक चयन मतलब कि लोग अपने प्रकृति का चयन खुद कर लेते हैं, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने स्थान बदलते रहते हैं। और चौथा उत्परिवर्तनवाद मतलब कि समय के साथ अपने सिद्धांत में परिवर्तन, अपने रहन सहन में परिवर्तन करना उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। तो हुगो डिवरिज ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हुगो डिवरिज का जो सिद्धांत है, आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन डी सही है। हुगो डिवरिज का जो सिद्धांत था उत्परिवर्तन का सिद्धांत था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का कार्य है, अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हो चुकी है, रुधिर नलिकाओं को संकुचित करना, दुग्ध ग्रंथि को प्रेरित करना, रुधिर की शर्करा को बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है रुधिर शर्करा को घटाना। तो आपको अगर याद होगा तो आप जान गए होंगे, फिर भी आंसर एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन डी सही है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो अग्नाशय से निकलता है और क्या करता है, गाढ़े रक्त को, जब हम भोजन करते हैं तो उस समय ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाता है, तो इसका काम क्या होता है कि गाढ़े रक्त को हल्का करना। तो हल्का कैसे करेगा? रक्त में जो घुली शर्करा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको वो कम करने का काम करता है इंसुलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुली परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है, खुली परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है सूडोसील या कूट गुहा, हीमोसील या रक्त गुहा, अंतर गुहा, स्पंज गुहा। सोचिए आंसर। आंसर है बी। आंसर बी, खुली परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं में होता है हीमोसील या रक्त गुहा। इसका मतलब समझिएगा, खुली परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र समझिए। मनुष्यों में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद होता है। मतलब समझते हो आप कि अगर आपके बॉडी में कहीं कट लग गया तो हो सकता है ब्लड निकल जाए और इतना निकल जाए कि आपकी मृत्यु हो जाए, लेकिन पूरे बॉडी का ब्लड कभी नहीं, पूरा शरीर से पूरा ब्लड नहीं निकलेगा। लेकिन जिनके शरीर में खुली रक्त परिसंचरण होता है उनके बॉडी में कहीं भी कट लग जाए, जैसे कुछ जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके बॉडी में कहीं भी कट लग जाए तो पूरे शरीर का खून निकल जाता है, तो इसे बोला जाता है खुला रक्त परिसंचरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तो आपको आंसर पता होगा, हीमोसील बोला जाता है या रक्त गुहा बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रकार की मछली है? आंसर, निम्न में से कौन एक प्रकार की मछली है? ऑप्शन ए है प्रवाल या मोंगा, ऑप्शन बी है रजत या मीनाब, ऑप्शन सी है अश्वमीन जिसे आप घोड़ा मछली बोलते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सही है।
ऑप्शन सी सही है, अश्वमीन, या फिर जिसे घोड़ा मछली, समुद्री घोड़ा भी आप कहते हो। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है, यहाँ दिया नहीं कौन एक मछली है। प्रवाल या मूंगा, मूंगा आप देखे होंगे प्रवाल भित्तियां, इनका आकार ऐसे होता है, ध्यान देखिए थोड़ा सा मूंगा के बारे में जान लेते हैं, ऐसे आकार में होता है। और जानते हो ये जहाँ रहती हैं कॉलोनी बना के रहती है, कॉलोनी का मतलब ये करोड़ों की संख्या में होती है। और जब कभी ये समुद्र में अपना घर बनाती हैं तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे चिपक कर तब तक चिपकती रहती हैं जब तक ये समुद्र के बाहर ना आ जाती, ऐसे ऐसे चिपक कर एक बहुत बड़ी संरचना ऐसे बना लेती हैं। और जब ये कभी मर जाती हैं, दरअसल चूना पत्थर की बनी होती हैं, जब ये कभी मर जाती हैं तो इनका खोल ऐसे पड़ा रह जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जो बाद में द्वीपों के रूप में सामने आता है। जैसे भारत का लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है प्रवाल या मूंगा का बना हुआ है। वहाँ पर बहुत पहले मूंगा की चट्टानें, मतलब मूंगा ये रहते थे, वो मर गए हैं, वहाँ पर चट्टान का रूप धारण कर लिया है। रजत मीन आप जानते हो समुद्र में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो घोड़ा मछली होती है उसे ही वास्तव में मछली कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? मतलब डीएनए की द्विसूत्री संरचना आप देखते हो, डीएनए की संरचना ऐसी होगी, आप पढ़े होंगे, ये पढ़े हो ना। तो इसमें डीएनए की जो द्विसूत्री संरचना है इसको किसने बताया था? ऑप्शन है मॉर्गन ने, ऑप्शन बी है डीब्रिज ने, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन डी है वाटसन और क्रिक ने। बहुत सटीक आंसर्स हैं, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सही है, वाटसन और क्रिक ने बताया था, वाटसन और क्रिक ने बताया था। एक नाम और भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और इन्होंने डीएनए की कोडिंग बताई थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए की कोडिंग से आनुवंशिक संरचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न किससे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? मतलब इनमें से निम्न में से ऑप्शन है, इनमें से किसको जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? नीम को, एजोला को, यूरिया को। अगला ऑप्शन है पोटेशियम को। तो आंसर देखते हैं, बी, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी एजोला। एजोला को आप जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हो। एजोला का फिगर आप गूगल पे देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रेशम का कीट किस पर पनपता है? बहुत सरल क्वेश्चन है और पूछा गया है, पीसीएस का क्वेश्चन है। रीठा के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, आड़ू के पेड़ पर, आलू नहीं है आड़ू है, ऐसे छोटा सा होता है आड़ू, और सहतूत के पेड़ पर। इसका आंसर है, इसका आंसर है सहतूत के पेड़ पर। जो रेशम कीट का पालन किया जाता है ये सहतूत के पेड़ पर किया जाता है, और इन कीटों से जो लार्वा निकलता है उसे प्यूपा बोलते हैं। इनसे जो लार्वा निकलता है उन्हीं से रेशम बनाया जाता है, आप याद रखिएगा। बाकी तो उन सब पेड़ों को तो आप जानते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? ऑप्शन है रेडियम, ऑप्शन बी है पेनिसिलिन, ऑप्शन सी है वैक्सीन, ऑप्शन डी है निश्चेतक। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सही है, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है ये? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस जीव में रक्त होता है फिर भी वो सांस लेता है? सॉरी, कि निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता फिर भी वो सांस लेता है? इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जो इसमें रक्त नहीं होता फिर भी सांस लेता है? ध्यान रखिएगा, वो जीव है, बता देते हैं आपको। वो हो, पहले ऑप्शन देखिए, हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ। अगला ऑप्शन देखते हैं, मछली। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, हाइड्रा। हाइड्रा एक पौधे के रूप में होता है ऐसे, और ये सांस भी लेता है लेकिन इसके अंदर रक्त नहीं होता है, ये आप इम्पोर्टेंट है। तिलचट्टा तो आप जानते हो, पढ़ते हैं बचपन से पढ़ते आओगे। तिलचट्टा का खून, तिलचट्टा ऐसे होता है, ऐसे लगभग। तिलचट्टा का खून कैसा होता है? सफ़ेद होता है, आप पढ़े होंगे किसका खून सफ़ेद होता है, तो जनरल नॉलेज की बुक आती थी उसमें। केचुआ तो आप देखे होंगे, केचुआ, केचुए को तो आप काट दो तो पूरा खून निकलता है। मछली में आप देखे हो, मछली को भी काट दो तो खून निकलता है। तो यहाँ पर आंसर हाइड्रा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हृदय में, अस्थिमज्जा में, गुर्दा में? सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। सी,
लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दरअसल हमारी जो हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां आप देखे होंगे, हड्डियों की संरचना लगभग ऐसी होती है। तो हड्डियां जो खोखली होती हैं, इन खोखले वाले भाग में अंदर की तरफ मांस होते हैं, मांस जमे होते हैं। इन्हीं मांसों में खून का निर्माण होता है, और जो ये हड्डियों के अंदर जो मांस होते हैं, इन्हें ही अस्थि, अस्थि में हड्डी होता है, अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि, जो अस्थियों के अंदर जो मांस होता है उसे अस्थि मज्जा कहते हैं, और लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण वहीं पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हृदय में नहीं होता, हृदय केवल खून को पंप करने का काम करता है। यकृत में विभिन्न प्रकार के लसिकाएं निकलती हैं और हार्मोन्स निकलते हैं। गुर्दा, किडनी जो खून को साफ करने का काम करता है, लेकिन अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग करके रक्तचाप को मापा जाता है? आप देखते हो कि किसका उपयोग करके रक्तचाप को मापा करते हैं। आप देखते हो कि डॉक्टर लाते हैं और हाथ में लपेटते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये हाथ है, हाथ में ऐसे लपेटेंगे, उसके बाद एक अलग से यहाँ से पाइप निकला होगा, और इसमें यहाँ एक ऐसे होगा, इसी को बार बार प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो यहाँ पर ये कसने लगता है, तो इससे रक्त मापा जाता है। वह क्या, कौन सा यंत्र है? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सेलाइनोमीटर। अगला ऑप्शन है स्फेगोमैनोमीटर। तो ऑप्शन डी सही है, स्फेगोमैनोमीटर। स्फेगोमैनोमीटर का उपयोग करके रक्तचाप को मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, स्फेगोमैनोमीटर। इसी के साथ इस वीडियो के ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है जिसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे हौसला बढ़ता है।